है ना। हर्ष बेटा माइक बंद रखो। 84 को 12 से कैंसिल करेंगे, 12 7 जा 84, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। मतलब अगर हम उसको 84 मीटर हाइट पर रखते हैं तो वो 7 मिनट्स के लिए वहां पर रहेगा। ये हमने बी की वैल्यू निकाल। सी की वैल्यू निकालनी है। 4/48 को 25/c के इक्वल पुट कर दिया। 4/48 इज इक्वल टू 25/c, दोनों का रेशियो इक्वल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे। जो 48 है वो 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो सी है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई सी। सी की वैल्यू हमें निकालनी है। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेकर आए, डिवाइड में आ गया, 4 से डिवाइड हो गया। 48 को 4 से डिवाइड किया, 12 4 जा 48, और 12 की मल्टीप्लाई 25 से की 300। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 300 आ गई। डी की वैल्यू निकालनी है। 4/48 को d/1886 के इक्वल पुट कर दिया। डी के डिवाइड में 1860 है, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए ये मल्टीप्लाई में आ गया 1860। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 48 को 4 से कैंसिल किया, 12 पर कैंसिल हो गया, और 1860 को 12 से कैंसिल किया, ये 155 पर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? डी की वैल्यू 155। ये डी की वैल्यू हो जाएगी। यही वैल्यू हमें निकालनी थी, ए बी सी डी की वैल्यू। अच्छा, इनको एक मेथड जो मैंने आपको कल शायद 4th क्वेश्चन या फिर 3rd क्वेश्चन करवाया था, 4th क्वेश्चन था शायद, उस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इनका रेशियो इस तरह से निकाल लें कि अगर हमारे पास टाइम 4 हो जाता है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 4 × 12, उसकी हाइट हमारे पास 48 होनी चाहिए, उसकी 12 मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, 4 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आता है, तो इसी तरह से 3 को भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, ये आ जाएगा। 25 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 12, ये कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। अच्छा, अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। 84 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1860 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा मेथड बेटा स्टैंडर्ड मेथड है, इसलिए मैंने इसी मेथड से करवाया क्वेश्चन। यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वहां पर हमें डायरेक्ट टेबल दी हुई थी कि ये हमारे पास टेबल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, इनकी वैल्यू निकालो। आगे जो क्वेश्चन है 2-3, उनमें हमें टेबल नहीं दी हुई है। टेबल हमें अपने आप बनानी है, हमें अपने आप देखना है कि इसमें हमें टेबल बनानी पड़ेगी और इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 6th क्वेश्चन में कहता है, देखो पढ़ो एक बार ध्यान से। इन इलेक्ट्रिक पोल 40 मीटर्स हाइट, एक कहता है कि इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी हाइट हमें बता दी कि उसकी हाइट 14 मीटर्स है। कास्ट ए शैडो ऑफ 10 मीटर, और कहता है जो 14 मीटर हाइट का जो पोल है वो 10 मीटर जो हाइट है, 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर लेंथ की एक शैडो बनाता है। ठीक है, 14 मीटर तो उसकी हाइट है, और 10 मीटर क्या बनेगी? उसकी शैडो बनेगी, उसकी छाया बनेगी। फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री दैट कास्ट ए शैडो ऑफ 15 मीटर, कहता है एक उस हाइट की, उस ट्री की हाइट निकालो। हाइट निकालो एक ट्री की जिसकी शैडो हमें बता दी कि उसकी शैडो 15 मीटर है, उसकी हाइट हमें नहीं बताई। एक पार्ट में हमें क्या दिया? उसकी हाइट भी दे दी और उसकी शैडो की लेंथ भी दे दी, ये उसकी हाइट है, ये उसकी शैडो की लेंथ है। दूसरे वाले पार्ट में हमें एक चीज मिसिंग है, यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री मिसिंग है। हाइट ऑफ ट्री हमें निकालनी है, उसकी शैडो हमें दे दी है, उसकी शैडो 15 मीटर के इक्वल है। ठीक है, और लास्ट में बता दिया अंडर सिमिलर कंडीशंस। अंडर सिमिलर कंडीशंस का मतलब ये होता है बेटा कि वो सेम प्लेस पर और सेम टाइम पर है। ठीक है, तभी हम उनकी जो शैडो है, उनका रेशियो जो है उसको इक्वल पुट कर देते हैं, वरना टाइम के साथ साथ जो है ना वो चेंज होती है शैडो हमारे पास। ये अभी 10 मीटर हो सकता है, कुछ समय के बाद वो 5 मीटर हो, 7 मीटर हो, सेम अलग हो जाती है। तो ये कहता है अंडर सिमिलर कंडीशंस, मतलब उसी प्लेस पर उसी टाइम पर हमें ये कंडीशन दी हुई। ठीक है, हम मान लेंगे लेट हाइट ऑफ ट्री x मीटर, हमने मान लिया कि जो हाइट ऑफ ट्री है वो x मीटर है।
अब हम टेबल बनाएंगे कि हाइट ऑफ पोल और उसकी लेंथ ऑफ शैडो, इन दोनों का हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे कि हमारे पास जब हाइट इतनी होती है तो उसकी शैडो की लेंथ इतनी होती है। हाइट हमारे पास चेंज हो गई तो शैडो की लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किस तरह से, देखो हाइट ऑफ पोल हमारे पास स्टार्टिंग में 14 मीटर है तो उसकी शैडो कितनी है, 10 मीटर की है। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ पोल 14 हो गई तो उसकी शैडो कितनी हो गई, 10 हो गई। अगर हाइट ऑफ ट्री एक्स हो जाती है तो उसकी शैडो कितनी हो जाती है, 15 मीटर की। तो एक्स अगर हाइट है तो उसकी शैडो कितनी होगी, 15 होगी। ये हमारे पास टेबल बन गई, ठीक है। और कहता जो हाइट ऑफ पोल होगी में मिलेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में मिलेगी हमारे पास, ठीक है। क्यों, अगर हाइट ऑफ पोल हम कम कर देंगे तो शैडो भी हमारे पास क्या आएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सर इसमें ऐसे नहीं देखा है अगर कि हमने इलेक्ट्रिक पोल पोल की है हाइट को इंक्रीज सर। कर दिया, हाँ बेटा, हाँ बताओ, हाँ सर बताओ इसमें बेटा। ऐसे सर इसमें से पोल की हाइट 14 मीटर है तो उसकी शैडो 10 मीटर आएगी, तो इधर आपने एक्स की जगह 10 आएगा, ऐसे नहीं हो सकता ये। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर सिर्फ हमें ओरिजिनल जो हाइट है ना वो लेकर चलनी है। फर्स्ट वाले केस में हमें हाइट लेनी है, वो हाइट पोल की भी हो सकती है, ट्री की भी हो सकती है। वैसे यहाँ पर पोल ही मैंने लिखा है, ये पोल की और ट्री की एक ही बात है बेटा। यहाँ पर सिर्फ हम उनकी हाइट लेंगे। सर फिर क्वेश्चन में तो ऐसे दे रखा है कि कास्ट शैडो ऑफ 10 मीटर, फिर ये कैसे पता चलेगा ट्री की शैडो है पोल की शैडो है। तो ये क्वेश्चन में देखो, एक इलेक्ट्रिक पोल 40 मीटर्स हाई कास्ट ए शैडो ऑफ 10 मीटर। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी हाइट 14 मीटर है और वो एक 10 मीटर की क्या बनाता है, शैडो बनाता है। उसके बाद ये अलग पार्ट है, ट्री का अलग है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट ए शैडो ऑफ 15 मीटर। उस ट्री की हाइट निकालो जिसकी शैडो 15 मीटर है। ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है बेटा सब कुछ, कि ये उस ट्री की हमें हाइट निकालनी है, दैट कास्ट ए शैडो ऑफ 15 मीटर। उस ट्री की हाइट निकालो जिसकी जो शैडो है, जिसकी छाया है वो 15 मीटर की है। मतलब ये हमने एक्स मान ली कि हाइट ऑफ ट्री एक्स है, तो एक्स की शैडो कितनी है, 15। पोल की हाइट 14 है तो उसकी शैडो कितनी है, 10। ये इसके कोरस्पॉन्डिंग में लिखेंगे। ऊपर हाइट, नीचे उसकी लेंथ ऑफ शैडो, ऊपर हाइट, नीचे उसकी लेंथ ऑफ शैडो। ऊपर अगर और भी इसमें एक पॉइंट और भी ऐड हो जाए, मान लो और बता दे, तो ऊपर हाइट, नीचे उसकी लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही पता लगेगा बेटा। अब अगर हम इसकी हाइट को इंक्रीज कर देंगे तो उसकी शैडो जो होगी वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। मान लो एक टाइम पर आप देखना, एक हमारे पास स्मॉल पेड़ है, कोई छोटा सा पेड़ है, और उसके साथ साथ उसके पास में एक लार्ज पेड़ है, तो उन दोनों की शैडो आप देखना, जिसकी हाइट कम है उसकी जो शैडो होगी वो भी कम मिलेगी, वो भी डिक्रीज होगी। अगर ये लार्ज पेड़ है, उसकी हाइट ज्यादा हो गई तो उसकी शैडो भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो मतलब दोनों क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। जो हाइट ऑफ पोल एंड देयर शैडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट वेरिएशन, वो हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन में मिलेगा। कोई आपके पास मान लो कोई बहुत ही ज्यादा हाइट का आदमी खड़ा है तो उसकी शैडो आप देखना, उसकी शैडो आपसे बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। अगर आपके पास बहुत ज्यादा छोटा बच्चा खड़ा है तो जो बच्चे की हाइट है, बच्चों की जो शैडो है वो बहुत स्मॉल दिखाई देगी आपके सामने, ठीक है। मतलब ये हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। शैडो जो होती है वो हाइट पे डिपेंड करती है। हाइट कम हो जाती है, शैडो भी कम हो जाती है। हाइट ज्यादा हो गई, शैडो भी ज्यादा हो गई। तो ये दोनों क्या हो गई, डायरेक्ट वेरिएशन में हो गई। डायरेक्ट वेरिएशन में हो गई तो इनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। 14/10 का जो रेशियो होगा ये x/15 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये रेशियो 14/10 x/15 के इक्वल होगा। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ये बोल दें कि 15 जो है x के डिवाइड में था, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गया, मल्टीप्लाई में हो गया 15। 14 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 10, इसको कैंसिल करेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 14 को 2 से कैंसिल करेंगे 7 पर, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 जा 21। जो x की वैल्यू 21 आ गई, मतलब जो हाइट ऑफ ट्री होगी वो कितनी होगी, 21 मीटर्स होगी, ठीक है। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल की हाइट दे रखी है 14 मीटर और उसकी शैडो दे रखी है 10, तो 14/10। ऐसे ही हाइट ऑफ ट्री दे नहीं रखी तो उसको x मान लिया, और फिर उसकी वो दे रखी है, शैडो दे रखी है 15 मीटर, तो x/15, फिर इन दोनों को इक्वल कर देंगे।
इसको किस तरह से निकाल सकते हैं मैं बताता हूँ। ये यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं। किस तरह से? यूनिटरी मेथड आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास लेंथ अगर शैडो 10 मीटर हो जाती है, 10 मीटर की हमारे पास शैडो है, तो उसकी हाइट कितनी होती है? 14 मीटर की। यहाँ से 1 मीटर शैडो की निकालो कि अगर हमारे पास शैडो जो है वो 1 मीटर की हो जाए तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 14/10 मीटर। अगर उसकी जो शैडो है वो 15 मीटर हो जाए, ट्री के लिए कितना है? 15 है, तो शैडो अगर उसकी 15 मीटर हो जाए तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 14/10 मल्टीप्लाई 15। यही हमारे पास बचेगा 14/10 मल्टीप्लाई 15, 21 आएगा। 5 2 10, 5 3 15। ये बेटा पेन मत चलाया करो बीच में, ये अभी जैसे समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा से बताता हूँ। यूनिटी मेथड आपने पढ़ा होगा, 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं। 10 मीटर जो शैडो होती है ना, वो हमें बता दिए 10 मीटर शैडो है वो 14 मीटर हाइट से बनेगी। तो हम उसकी स्टेटमेंट में नहीं लिखा हूँ, 10 मीटर जो शैडो है वो 14 मीटर हाइट से बनती है। 1 मीटर जो शैडो होगी, 1 मीटर शैडो हमने निकाली कि जो 1 मीटर जो शैडो होगी, 1 मीटर शैडो हमारे पास कितनी हाइट से बनेगी? 14/10 मीटर से 10 डिवाइड में आ गया। हमें कितनी मीटर शैडो की हाइट निकालनी है? 15 मीटर शैडो की हाइट निकालनी है, तो 15 मीटर की निकालेंगे। 14 मल्टीप्लाई 15/10, ये सेम कंडीशन में बनेगी। 14 मल्टीप्लाई 15/10 21। वो हम निकालते थे 6th क्लास में यूनिटरी मेथड से। ठीक है, यूनिटरी मेथड और जो रेशियो प्रोपोर्शन है उसी का आगे का भाग ये है, लेकिन इसमें हमें 8th क्लास में हम यूनिटरी मेथड का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। तो सर इसमें यूनिटरी मेथड थोड़ी यूज हुआ है, जो 6th 14 क्लास में रेशो से 10, सर 14/10 और x रेशो 15 इन दोनों को तो इक्वल क्या है? बात तो वही हो गई पहले, वो समझ में नहीं आया था हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शेडो। तो इस तरीके से फिर मैं ऐसे भी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन है, लेकिन उसको सर आवाज नहीं आ रही। नहीं, बात तो ये बेटा यूनिटरी मेथड ही है, ये जो मैंने आपको अभी भी बताया था इस तरह से बेटा। हेलो हेलो यस हेलो। सर अब आ रही है। हाँ सर आ रही है आवाज। हेलो, हाँ अब बताओ बेटा, उसने क्या कह रहे थे? सर मैं ऐसे कह रही हाँ सर 14/10 और x रेशो 15 इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, 14/10 और ये x रेशियो 15 बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल होगा। ये दोनों रेशियो इक्वल आएंगे, रेशियो इक्वल आएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होगा 14 एंड 15 जो होगा, इनकी मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होगा 10 मल्टीप्लाई x के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 डिवाइड में आ जाएगा, सेम यही बात बनेगी 14 मल्टीप्लाई 15/10। ये बोला जाएगा हमें कि हमने इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से निकाला। ये जो हमने अभी अभी निकाला है ये हमने डायरेक्ट वेरिएशन से निकाला है, और जो मैंने आपको बताया था वो होगा यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड है वो हम 6th क्लास में करते हैं, जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो हम 7th क्लास में करते हैं, और जो डायरेक्ट वेरिएशन है वो हम 8th क्लास में करते हैं। ये सेम डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे वेरिएशन कौन सा मेथड होता है? डायरेक्ट वेरिएशन ये जो हमने अभी अभी किया बेटा, ये वाला कि इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में हो जाएंगे तो दोनों का जो रेशियो होगा इस तरह से ये इक्वल आएगा। तो वैसे फिर में इस क्वेश्चन को डायरेक्ट वेरिएशन के हिसाब से करना है ना? इसी तरह से जो मैंने आपको करवाया इसी हिसाब से करना आपको, ठीक है। बाकी 6 जो यूनिटरी मेथड मैंने आपको बताया था कि जो 10 मीटर शैडो है वो उसकी लेंथ हो जाती है 15 मीटर के लिए, 14 मीटर के लिए 1 मीटर की निकाली, वो यूनिटरी मेथड सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो 6th क्लास में आते हैं।
7th क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन से करवाते हैं सेम क्वेश्चन, 2 कॉपी क्वेश्चन ये है। 7th क्लास में आपको ध्यान भी होगा, आप नोटबुक उठाकर देख लेना बुक में, सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास 7th क्लास में। लेकिन उसको करते कैसे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से, जैसे आपने अभी अभी बताया था कि 14 रेशियो जो 10 होगा वो इक्वल आता है x रेशियो 15 के, इस तरह से करते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बनाकर इनको दिखाना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में तो तब इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह का 7th 8th दोनों क्वेश्चन इसी तरह से देखो। कहता है 7th क्वेश्चन में इफ द वेट ऑफ 20 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम्स, कहता है हमारे पास 12 क्या है, पेपर्स हैं, पेपर मतलब कागज है, 12 पेपर शीट्स है और 12 पेपर शीट्स का हमें वेट दे दिया कि उनका जो वेट है वो 40 ग्राम्स है। बेटा अपना माइक बंद कर लो, किसका ऑन है? ये स्वराज बेटा अपना माइक बंद रखो। जो 12 पेपर शीट्स हमारे पास है, 12 पेपर शीट्स की हमें वेट दे दिया कि 12 पेपर शीट्स का जो वेट है वो 40 ग्राम्स हमारे पास है। उसके बाद कहता है हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट 2 होल 1/2 किलोग्राम, तो कहता है ऐसे कितने पेपर शीट्स होंगे जिनकी जो टोटल वेट होगा वो 2 होल 1/2 किलोग्राम के इक्वल होगा। या फिर इसको मैंने आगे बता दिया है, इसको ग्राम्स में चेंज कर देंगे क्योंकि दोनों जो वेट हमारे पास है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर दो, या फिर दोनों को किलोग्राम में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। किलोग्राम भी हो सकती है, ग्राम भी हो सकती है, कुछ भी हो। तो क्या किया हमने, 2 होल 1/2 किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो ये 2500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में चेंज करने के लिए 5/2 आएगा और 5/2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। 5/2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 5 2500। ठीक है, कहता है कि 12 सीट्स का वेट हमें दे दिया कि जो 12 सीट्स होंगी, 12 सीट्स का जो वेट होगा वो 40 ग्राम्स होगा। हमें बताना है कितनी सीट्स का वेट जो होगा वो 2500 ग्राम होगा या फिर 2 होल 1/2 किलोग्राम होगा। हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ सीट्स इन 2 होल 1/2 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि टोटल x सीट है जिनका वेट कितना है 2 होल 1/2 किलोग्राम। ठीक है, अब हमारे पास दो रेशियो बन गए। अगर हमारे पास 12 सीट्स हैं तो 12 सीट्स का वेट हमारे पास 40 ग्राम्स। अगर हमारे पास x सीट है तो x सीट्स का वेट हमारे पास हो गया 2500 ग्राम। तो इन दोनों की सहायता से हम टेबल बनाएंगे नंबर ऑफ सीट्स एंड वेट ऑफ पेपर सीट्स। नंबर ऑफ पेपर सीट्स कितनी है 12, तो वेट ऑफ पेपर सीट कितना, उसका वेट कितना है 40 ग्राम्स। अगर नंबर ऑफ पेपर सीट्स हमारे पास x हो जाती है तो उसका वेट कितना है 2500 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, टेबल आ गई। अब आप इस टेबल में ध्यान से देखो, अगर हम नंबर ऑफ पेपर सीट्स बढ़ा देते हैं, अगर हमने पेपर सीट्स को बढ़ा दिया तो हमारा जो वेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हमने नंबर ऑफ पेपर सीट्स को डिक्रीज कर दिया तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पेपर सीट इज डायरेक्टली वेरीज विद वेट ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ पेपर सीट है वो उनके वेट के साथ क्या करती हैं, डायरेक्टली वेरी करती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। 12/40 इज इक्वल टू x/2500। ठीक है, इस रेशियो से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के डिवाइड में जो 2500 है ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 2500 डिवाइडेड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए 10 से 10 कैंसिल किया, 12 को 4 से कैंसिल किया, 3 पर कैंसिल हो गया। 3 मल्टीप्लाई 250 750, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x हमने क्या मानकर चले थे, नंबर ऑफ पेपर सीट्स, नंबर ऑफ पेपर सीट्स हो गई 750। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यूनिट आ गई थी, मीटर आ गया था, तो आपको इसकी यूनिट लगाना आवश्यक है बेटा, इसकी यूनिट मत भूल जाना।
ठीक है। जो मीटर में हमें दे रखी थी उसकी हाइट थी वो, देखो ये मीटर में बताया हुआ था, कहाँ गई, एक सेकेंड, 40 मीटर्स। उनकी हाइट किस में बताई हुई थी हमने, मीटर में, हमने मीटर में मानी थी, तो उसका आंसर जो होगा वो मीटर में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर पेपर शीट की कोई यूनिट नहीं होती है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 750। इसी तरह का 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में कहता है ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, कहता कोई मशीन हमारे पास एक फैक्ट्री में फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स, और 6 आवर्स में टोटल 840 बोटल्स जो सॉफ्ट ड्रिंक की है वो फिल कर देती है, भर देती है। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, तो कहता है 5 आवर्स में वो कितनी बोतल जो है वो फिल करेगी, ये हमें निकालना। 6 आवर्स में हमें बता दिया, 6 आवर्स में 840 बोटल्स फिल करती हैं, तो 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल करेगी वो हमें निकालना है। हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ बोटल्स फिल इन 5 आवर इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि 5 आवर में टोटल एक्स बोतल है वो फिल होती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास टेबल बन जाएगी टाइम एंड नंबर ऑफ बोटल्स का। टाइम अगर हमारे पास 6 आवर्स का है, 6 आवर्स का टाइम है, तो नंबर ऑफ बोटल्स कितनी फिल होती है, 840। टाइम अगर हमारे पास 5 आवर्स का है, तो नंबर ऑफ बोटल्स कितनी फिल होती है, एक्स, ये एक्स। दोनों हमारे पास क्या होंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। अगर हमें टाइम ज्यादा मिल जाएगा मान लो, तो हम ज्यादा नंबर ऑफ बोटल्स फिल कर सकेगी, वो मशीन जो है वो ज्यादा बोतल फिल कर देगी। अगर उसको कम टाइम देंगे, कम समय के लिए वो उसको चलाएंगे मशीन को, तो नंबर ऑफ बोटल्स क्या होंगी, कम फिल होंगी। मतलब दोनों डायरेक्टली वेरी करेंगे, डायरेक्टली वेरी करेंगे, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। हाँ बेटा बताओ, कोई डाउट है? दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, 6/840, इनका जो रेशियो होगा ये 5/x के इक्वल होगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे 6 की मल्टीप्लाई x के साथ और 5 की मल्टीप्लाई 840 के साथ। x की वैल्यू निकालेंगे, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, और 840 को जब हम 6 से कैंसिल करेंगे 140 पर कैंसिल हो जाएगा। 140 मल्टीप्लाई 5 700 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बोटल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमें निकालनी थी कि 5 आवर में कितनी नंबर ऑफ बोटल्स फिल हो जाएंगी, तो 5 आवर में टोटल 700 बोटल्स जो है वो फिल हो जाएंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को बेटा हमने बताया, ये सभी क्वेश्चंस 6th क्लास में भी एजीटीज थे, 7th क्लास में भी एजीटीज है। 7th क्लास में हम रेशियो से निकालते हैं, 6th क्लास में हम यूनिटी मेथड से निकालते हैं। यूनिटी मेथड किस तरह से, अब हमें पता लग गया कि जो 6 आवर है, 6 आवर में कितनी बोतल्स फिल होती हैं, 840। हम 1 आवर के लिए निकाल देंगे। यूनिटी का मतलब होता है 1 यूनिट की वैल्यू 1 आवर में हम निकाल लेंगे। 1 आवर में कितनी बोतल्स फिल होंगी, 840/6, और हमें 5 आवर्स के लिए निकालना है, तो 5 आवर्स के लिए निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 840 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6, ये 5 आवर्स के लिए आ जाएगा। सेम यही 840 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6, ये 140 पे कैंसिल होगा, 140 मल्टीप्लाई 5 700। सेम इसी तरह के क्वेश्चंस थे, लेकिन उनको जो सोल्व करते हैं हम, उनका मेथड अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस। अब हमारे पास आएगा इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक हमारे पास क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तो सेकंड वाली क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक क्वांटिटी अगर हमारी डिक्रीज हो जाती है, तो सेकंड वाली क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में, इनवर्स वेरिएशन में बिल्कुल अपोजिट होगा। कहता है टू क्वांटिटीज change in such a manner that if one quantity increase the other quantity decrease and vice versa। कहता है एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर एक डिक्रीज हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका स्पीड एंड टाइम का। स्पीड एंड टाइम,
आप खुद से भी नोट कर सकते हो कि अगर आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाती है, स्पीड आपकी बढ़ जाती है, मान लो आप व्हीकल से कहीं जा रहे हो, स्कूल ही जा रहे हो, और किसी दिन आपकी आपकी जो ड्राइवर था उसने थोड़ी तेज स्पीड से गाड़ी को चलाया, तो आपका जो टाइम है ना वो कम लगता है। या फिर कभी हम कहीं पर जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि तेज स्पीड से, ज्यादा स्पीड से चलाओ, क्योंकि ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, कम लगेगा। मतलब अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम हमारे पास कम लगेगा। अगर हमने स्पीड को डिक्रीज कर दिया, स्पीड हमने कम कर दी, स्पीड को जैसे ही हम कम कर देंगे, टाइम हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, टाइम हमें ज्यादा लगेगा एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए। ठीक है, आप कहीं पर भी जाते हो, आप नोटिस करना, स्पीड कम हो जाती है, टाइम ज्यादा हो जाता है, स्पीड ज्यादा हो गई तो टाइम कम हो जाता है। ठीक है, तो जो स्पीड और टाइम में, ये बिल्कुल सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इनवर्स डायरेक्ट वेरिएशन वेरिएशन में का। कैसे बढ़ जाती है दोनों चीजें? डायरेक्ट वेरिएशन में इस तरह से बढ़ती है बेटा, कि जैसे मान लो आप कहीं कोई मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गई, तो कहता है अगर आप 5 केजी कुछ सामान लिया, आपने 5 केजी सामान का आपका जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो मान लो 100 रुपीज है। अगर आपने इनकी क्वांटिटी बढ़ा दी, आपने जो सामान लिया, सामान की क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे, मान लो आपने 10 केजी सामान ले लिया, जैसे ही आप टाइम की सॉरी क्वांटिटी बढ़ा दोगे इसकी, आपकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 200 हो जाएगी। 5 केजी 100 की है तो 10 केजी कितनी हो जाएगी, 200 की। तो हमने क्या बढ़ाई थी, हमने इसकी क्वांटिटी बढ़ाई थी, और इसकी जो कॉस्ट है ना वो बढ़ गई। एक चीज बढ़ाते हैं दूसरी बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर अभी अभी हमने एग्जांपल किया, हमने नंबर ऑफ टाइम बढ़ा दिया, नंबर ऑफ आवर्स हमने बढ़ा दिया, तो जो बोतल फिल होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब टाइम हमने कम कर दिया, टाइम हमने 5 आवर्स कर दिया, तो जो बोटल्स 840 थी वो डिक्रीज होके 700 हो गई। टाइम को कम किया था हमने, और जो हमारा जो वर्क था वो भी कम हो गया, वो 700 हो गया। कुछ चीजें होती हैं वो डायरेक्टली वेरी करती हैं, कुछ चीजें होती हैं वो इनवर्सली वेरी करती हैं। वो हमारे पास अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी क्वांटिटी है, अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है बेटा। अभी टाइम जो है, टाइम देखो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ बोटल्स थी, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली वेरी कर रहा था टाइम, लेकिन टाइम को जैसे ही हमने स्पीड के साथ लिया, टाइम कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो गया, वो इनवर्स हो गया। तो हमें ये भी चेक सिर्फ करना डायरेक्ट पड़ेगा, एक वेरिएशन चीज है में ना कभी भी वो स्पीड और डायरेक्ट, टाइम का क्वेश्चन नहीं आएगा ना? नहीं डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं होगा, स्पीड एंड टाइम हमेशा इनवर्स वेरिएशन में आएगा। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन में स्पीड एंड टाइम आएगा, डायरेक्ट कभी नहीं होंगे स्पीड एंड टाइम। ठीक है बेटा, ये जो स्पीड के साथ एक डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस आपके पास आ सकती है डायरेक्ट वेरिएशन में, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो डिस्टेंस जो कवर होती है वो हमारे पास ज्यादा डिस्टेंस कवर हो पाती है। मान लो हमें 1 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया कि आपको 1 घंटे जो है वो बाइक पर जाना है, बाईसाइकिल पर जाना है, किसी पर भी कार में जाना, आपको 1 घंटे का टाइम हमारा फिक्स हो गया कि हमें 1 घंटे ड्राइविंग करनी है। 1 घंटे की ड्राइविंग में अगर हम स्पीड को ज्यादा कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर स्पीड को हम कम करेंगे, स्पीड को हम लो रखेंगे, तो हमारी जो डिस्टेंस कवर होगी वो भी डिक्रीज रहेगी, कम रहेगी। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसी होगी, डायरेक्ट वेरिएशन में होगी, सर लेकिन टाइम के डिस्टेंस तो साथ उससे नहीं रहेगी, हमें हमें ए पॉइंट से नहीं बी है। पॉइंट तक जाना, तो डिस्टेंस कैसे पॉइंट नहीं चेंज पता है, होगी? नहीं नहीं, डिस्टेंस हमारी फिक्स नहीं की है हमने, हमने सिर्फ टाइम को फिक्स किया यहाँ पर बेटा, कि हमें सिर्फ 1 घंटे ड्राइविंग करनी है, डिस्टेंस जितनी चाहे हम कवर कर सकते हैं, डिस्टेंस के ऊपर कोई बाउंडेशन हमारे पास नहीं है। सिर्फ हमारा टाइम है ना वो फिक्स हुआ है कि हमें 1 घंटे का ड्राइव करनी है, 1 घंटे हमें ड्राइव करना है। 1 घंटे में अगर हम स्पीड ज्यादा रखेंगे तो हम ज्यादा दूर तक ड्राइव कर पाएंगे, 1 घंटे में अगर हमने स्पीड को कम रखा तो हम कम दूर तक ड्राइव कर पाएंगे, हमारी डिस्टेंस क्या रहेगी, कम रहेगी। यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास फिक्स नहीं की हमने। जब हम टाइम के साथ इसको करते हैं तब हम डिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर देखो, कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस का मतलब एक फिक्स डिस्टेंस के लिए, एक फिक्स डिस्टेंस के लिए अगर हम स्पीड ज्यादा रखेंगे तो टाइम हमारा कम लगेगा, स्पीड हमने ज्यादा रख ली तो टाइम कम, स्पीड ज्यादा हो गई, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा। और सर ऐसे हो ठीक जाए है, कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और फिर टाइम दे रखा है, फिर कैसे होगा ये?
यहाँ पर तो बेटा डिस्टेंस फिक्स हो गई ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, डिस्टेंस तो हमारी फिक्स हो ही गई, तो स्पीड का जो रेशियो निकलेगा, स्पीड जो वेरी करेगा वो टाइम के साथ वेरी Yes. करेगा। तो स्पीड नहीं दे रखी हो और टाइम, ओनली टाइम दे रखा हो, उसमें तो कुछ फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता बेटा, वो तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। डिस्टेंस हमारी फिक्स हो गई, डिस्टेंस फिक्स है, ओनली टाइम दे दिया, कोई रेशियो नहीं निकलेगा, वो टाइम एंड डिस्टेंस का कोई रेशियो नहीं निकलता है। ठीक है, स्पीड का रेशियो निकलता है। और सर बाउंडेशन नहीं हो तब तो निकल जाएगा ना। हाँ, तब निकल जाएगा। स्पीड जो है, स्पीड हमारे पास टाइम के साथ भी होगी, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस के साथ भी वेरी करेगी। स्पीड को जब हम डिस्टेंस के साथ लिखेंगे तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड को जब हम टाइम के साथ निकालेंगे तो हमारी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगी। एक चीज हमारी कांस्टेंट रहेगी, या तो टाइम या फिर डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें जो डिस्टेंस और टाइम है ना, वो किसी तरह से भी इक्वलिटी में नहीं है। रेशियो हम कब बताते हैं, हम वेरिएशन कब बताते हैं, जब वो इक्वलिटी में होते हैं। डिस्टेंस और टाइम है वो हमारे पास इक्वलिटी में नहीं है, तो हम ये एक दूसरे के साथ वेरी नहीं करेंगे बेटा। वेरी कौन कौन करेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से आता है कि ये ऊपर की क्वांटिटी में ये भी, मतलब स्पीड और टाइम जो है, स्पीड और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, और ये 1/t है, 1/t हो गया। फिर ये साइन मतलब किसका लगाया आपने? ये बेटा प्रोपोर्शनल का साइन है, जो अभी अभी हमने प्रोपोर्शनल पढ़ा था ना। अगर हम बोल दें कि स्पीड और डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका साइन ये होता है कि स्पीड और डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये 1/t हो जाएगा। इनवर्स हो गया तो जो ये क्वांटिटी है ये 1/, में आ जाएगी, 1/t हो जाएगी। ये आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे, 9th 10th में आपके पास आ जाएंगे, शायद 8th में भी आ जाएंगे, कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये सब चीजें आप साइंस में पढ़ोगे। ठीक है, अगली क्लास में सर आपके आपने पास आ बताया था जाएंगे। डिस्टेंस पे अगर कोई बाउंडेशन नहीं हो और हमने को टाइम फिक्स दे रखा हो तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया, इनवर्स में। डायरेक्टली डिस्टेंस अगर हमारे पास है, कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम हमारे पास फिक्स हो गया, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी। ठीक है, डिस्टेंस जो होगी वो स्पीड के साथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और जो टाइम जो होगा वो इनवर्सली में होगा, 1/t आएगा। देखो सिंबल तो यही रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, लेकिन ये टाइम जो होगा वो 1/, हो जाएगा। 1/, का मतलब होते ही हो जाता है कि जो स्पीड जो है वो टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, बाकी डिटेल में आप साइंस में पढ़ लोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर बहुत सर डिटेल में इनवर्स हमारे का पास स्पीड और टाइम के अलावा और भी एग्जांपल्स आएंगे क्या? बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आप ये मान सकते हो कि मान लो हमें कोई काम करवाना है घर पे, कोई मान लो मजदूर लगा रखे, हम कोई घर बनाते हैं, अगर हम नंबर ऑफ मजदूर हैं, जो नंबर ऑफ हमारे पास मैन है वो हम इंक्रीज कर देते हैं। मान लो हमने किसी दिन काम के लिए 10 आदमी बुला ली, कि आज हमें 10 आदमी बुलाएं काम करवाने के लिए, अगर हम ये बढ़ा देते हैं मजदूर, तो हमारा जो काम होगा वो जल्दी खत्म